नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग की इस क्लास में स्विच केस के बारे में। जैसा कि आपने इफ एल्स स्टेटमेंट में देखा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर आपके पास हो कि कोई एक कंडीशन है जिस पर कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना है, तो उस केस में आप इफ एल्स के अंदर उन चीजों को लिखते थे। जैसे अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम हो जिसमें हमें ये बताना हो कि अगर कोई हमें कोई नंबर देता है विद इन 1 to 5, ठीक है, कोई 1 से लेकर के 5 तक कोई एक नंबर हम एक्सेप्ट कराते हैं यूजर से, और जो भी नंबर उसने लिखा है यूजर ने, उसे हम प्रिंट करा देते हैं कि यू हैव एंटर्ड दिस। तो हम इफ कंडीशन के केस में कुछ ऐसा करेंगे, इंट ए, राइट, और यहां पर लिखेंगे प्रिंट इफ प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं, इसके आगे लिखते हैं स्कैनएफ, और इसके आगे हमने लिख दिया परसेंटाइल एड्रेस ऑफ, ओके, परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ ए, राइट। अब इस ए में हम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर 3-4 कंडीशंस लिख सकते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 देन प्रिंट यू एंटर्ड 1, ठीक है। और अगर हमने ऐसे ही 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने 2 लिखा तो प्रिंट एफ कर देते हैं, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ, तो यू इंटर्ड 2, यू इंटर्ड 3, यू इंटर्ड 4, ठीक है। और यहाँ पर 3 और यहाँ पर हम कर देते हैं 4, ठीक है। तो ये हमारा एक केस है जिसमें हमें वैल्यूज के बेसिस पे चीजें प्रिंट करानी है, और इसको रन कराने की जरूरत नहीं, यू नो कि ये रन करेगा। अगर आपने 1 दिया तो 1 आएगा, 2 दिया तो 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हम इसको और मोर रीडेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। इफ के अलग अलग रूप हैं, जैसे एल्स इफ का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक क्या अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो उसके लिए एक अल्टरनेट होता है स्विच केस स्टेटमेंट का। तो स्विच केस स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट यही काम करेगा, ऑलमोस्ट नहीं, यही काम करेगा, ठीक है, लेकिन उसकी रीडेबिलिटी बेटर होगी। तो आइए देखते हैं स्विच केस का फॉर्मेट कैसा होता है और वो कैसे लिखते हैं। स्विच केस अगर आपको करना है तो आप करेंगे स्विच, और उसके बाद आप देंगे जिस वैल्यू को चेक करना है वो वैल्यू ए, और उसके बाद आप लिखेंगे केस। केस का मतलब वैल्यू, कितनी वैल्यू को आप चेक करना चाह रहे हैं, कौन सी वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं। आप जैसे चेक करना चाहते हैं 1 को, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख दीजिए यू इंटर्ड 1, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं केस 2। अगर हमारे पास 2 हो तो क्या होगा, प्रिंट एफ यू इंटर्ड 2, प्रिंट एफ यू इंटर्ड 2, ठीक है। अगर हमने ऐसे ही केस 3 लिख दिया तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, प्रिंट एफ यू इंटर्ड 3। उसके बाद हम कर सकते हैं केस 4 और हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ यू इंटर्ड 4। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चलाकर देख सकते हैं, जरा चलाकर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इसमें वैल्यू प्रिंट करें ए, वैल्यू प्रिंट करें 1। हम यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे 1 और ये हमें प्रिंट करना चाहिए यू इंटर्ड 1। सो आइए देखते हैं क्या होता है। आपने यहाँ पर दिया 1 और आपने देखा, यहाँ पर जरा स्लैश एन लगा दिया जाए ताकि आउटपुट अलग अलग लाइनों पे दिखे। स्लैश एन, आई होप कि आप जानते हैं, अलग नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए हम स्लैश एन, इस एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं, स्लैश एन का। तो आइए देखते हैं क्या होता है। हमने डाला 1 और इसने दिखाया यू इंटर्ड 1 2 3 4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने, जैसे इफ कंडीशन में आपने देखा होगा कि हम एक करली ब्रैकेट लगा करके उसकी कंडीशन को बंद कर देते हैं कि इतने ही स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर कैसे बंद करते हैं, जैसे केस 1 है, केस 1 कहाँ बंद होगा,
जहां पे हम ब्रेक लिखेंगे। अगर हमने यहां पर ब्रेक लिख दिया तो फिर सिर्फ यहीं तक ये स्टेटमेंट रहेगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा, फॉल थ्रू नहीं करेगा। इसलिए हर जगह आप ब्रेक लिखना आपके लिए जरूरी है। सो ये 4 ब्रेक हो गए, चारों पे ब्रेक लगा दिए हमने। तो अब हम इसको चला कर देखते हैं। यहां पर लिखा 1, तो यहां पर आया यू इंटर्ड 1। ठीक है, सही आ गया। अब मान लीजिए यहां पर हम 2 देते हैं और 2 के बाद ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। और 3 के बाद भी 2 के बाद ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर बीच में भी कहीं ब्रेक लगाना भूल जाते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। हम यहाँ पर 2 देते हैं और आपने देखा यू इंटर्ड 2 यू इंटर्ड 3, ये दोनों स्टेटमेंट्स आते हैं। तो होता क्या है कि जहां पर आप ब्रेक लगाना भूलते हैं उसके बाद से केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहता है और वहां जाके रुकता है जहां इसको ब्रेक मिलता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इस ब्रेक को भी हटा दें तो ये पता है 2, 3 और 4 इन तीनों को प्रिंट करेगा अगर आपने 2 दिया है तो। ठीक है, 2, 3 एंड 4 प्रिंट कर दिया इसने। अगर आप 1 देते हैं तो ये सही चलेगा क्योंकि 1 के आगे तो ब्रेक लगा है। लेकिन ब्रेक अगर आप कहीं और भूल गए तो उसके नीचे जहां तक उसको ब्रेक नहीं मिलता वहां तक वो चलता चला जाएगा। ठीक है, और इस केस स्विच केस में एक चीज और हम देखते हैं। एक केस होता है इसका डिफॉल्ट। आपने इफ एल्स पिछली वीडियो में देखा होगा, इफ एल्स इफ, जो एल्स इफ वाला कंडीशन था, इफ एल्स इफ। तो ये जो डिफॉल्ट है ना, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये इफ कंडीशन हो गई, ये एल्स इफ हो गई, ये तीसरी एल्स इफ हो गई, ये चौथी एल्स इफ हो गई, और ये डिफॉल्ट क्या है, ये एल्स की तरह ट्रीट हो गया। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं printf /n you have entered other than 1, 2, 3 and 4। 1, 2, 3 और 4 के अलावा आपने कोई और वैल्यू इंटर की हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ब्रेक यहां पर भी लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर आखिरी स्टेटमेंट है तो ब्रेक को, अगर आपने डिफॉल्ट एंड में लिखा है तो आप ब्रेक को छोड़ सकते हैं। अगर आपने डिफॉल्ट एंड में लिखा है तो, वैसे डिफॉल्ट को ना आप कहीं भी लिख सकते हो, आप यहां पर भी लिख सकते हो, इस जगह पर भी डिफॉल्ट को लिख सकते हो। अगर बीच में कहीं डिफॉल्ट है या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने डिफॉल्ट लिख दिया है केस शुरू होने से पहले ही, तो भी आपको ब्रेक लिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर हम बिना ब्रेक के डिफॉल्ट लगाते हैं तो क्या होता है। सब कुछ सही चलना चाहिए, हम 5 दे देंगे वैल्यू में। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आते हैं आपके इंटरव्यूज में, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। अब जरा हम चलते हैं डिफॉल्ट को लेकर के, यहां पर 2 के नीचे लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 के नीचे लगा दिया है और यहां पर हम इनपुट में देंगे 5। तो आप समझ सकते हैं कि printf you entered other than 1, 2, 3 and 4 ये प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद ब्रेक नहीं है तो ये you entered 3 प्रिंट कर देगा और यहाँ वाले ब्रेक पर रुक जाएगा। अगर ये ब्रेक भी हटा दोगे तो यहाँ वाले ब्रेक पर रुकेगा। ठीक है, तो यहां से डिफॉल्ट हटा देते हैं। आप याद रखिएगा कि डिफॉल्ट केवल एक हो सकता है आपके कोड में, डिफॉल्ट कैन बी ओनली वन डिफॉल्ट अलाउड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यही छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जिसके बेसिस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और वो आप गलत कराते हैं इंटरव्यूज में। ठीक है, या फिर आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें सी का भी टेस्ट होता है, उसमें आपसे गलती हो जाती है। ओनली वन डिफॉल्ट इज अलाउड। ठीक है, केवल एक डिफॉल्ट अलाउड। लेकिन हम यहाँ पर देखना ये चाह रहे हैं कि अगर हम 5 देते हैं तो 5 के अलावा यहाँ पर ब्रेक तो है नहीं, तो ये कहाँ जाके रुकता है, ये जाके रुकना चाहिए यहाँ पे, यानी ये मैसेज और ये मैसेज दोनों प्रिंट होने चाहिए। तो लेट अस सी। ठीक है, हमने यहाँ दे दिया 5 और आपने देखा कि यू हैव एंटर्ड अदर देन 1, 2, 3 एंड 4 और उसके बाद यू हैव एंटर्ड 3, ये भी आ गया। इसलिए डिफॉल्ट अगर बीच में है तो यू नीड टू प्रोवाइड अ ब्रेक। आप डिफॉल्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कायदे से बिल्कुल नीचे रखते हैं, यहां पर थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, क्या हम स्विच के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ के अंदर भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आपने करके देखा नहीं हो, क्या हम स्विच के अंदर कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्विच के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं। ये डिक्लेरेशन है वेरिएबल का।
ठीक है, देखते हैं। डिक्लेयर तो कर दिया, ठीक है, डिक्लेयर हो गया। अब अगर इसको हम कहीं यूज करना चाहें तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो printf परसेंटाइल d और a, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर एरर आ जाएगी क्योंकि ये अनइनिशियलाइज्ड डोकर वेरिएबल है और अनइनिशियलाइज्ड अगर ये डिक्लेरेशन हुआ है, इसका इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है। अच्छा, इसका इनिशियलाइजेशन करके देखें, इसको एज इक्वल टू 10 करके देखें तो ठीक है। तो यहां पर फिर से ये क्या कहता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए इज स्किप्ड बाय केस लेबल। इसका क्या मतलब है, इसको भी हटा देते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं, फिर भी एरर आएगी। ये आपको केस के बाहर या डिफॉल्ट के बाहर या आप ये कह लीजिए कहीं पर भी ये आपको डिक्लेयर नहीं करने देता, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऑफ ए इज स्किप्ड बाय केस लेबल। सो आप कोई भी वेरिएबल स्विच केस के अंदर कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं कर सकते जो कि केस के बाहर है, ठीक है। तो क्या हम डिफॉल्ट के अंदर कर सकते हैं क्या, यहां पे कर सकते हैं क्या, int a इज इक्वल टू 10, 19 कर दिया। अब चलेगा क्या ये, जी हाँ बिल्कुल, ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहां पर दिया 5, यू हैव एंटर्ड 1 2 3 ये 4, बट इसके आगे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं इसकी, प्रिंट f परसेंटाइल d और यहां पर प्रिंट करा देते हैं a। तो क्या a प्रिंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैंने 5 दिया सो दैट वहां जाए, ठीक है। तो मैंने आप यहाँ पे /n लगाना होगा, ठीक है, सो दैट ये साफ साफ दिखे प्रिंट हुआ या नहीं। मैंने यहाँ पर इसको 5 देना है अभी इनपुट में, सो हम इसको यहाँ पर 5 देते हैं और उसके बाद आपने देखा कि यू हैव एंटर्ड अदर देन वैल्यू दिस और उसके बाद 19 भी इसने प्रिंट किया है, ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट के अंदर हो आप तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर इस डिफॉल्ट को उठा करके ब्रेक समेत उठा लेते हैं, इसको उठा करके अगर हम बीच में कहीं डाल दें तो क्या होगा, बीच में अगर हम डाल दें तो चलेगा क्या ये, इसको बंद करते हैं और दोबारा चलाते हैं। तो दोबारा चलाने पर क्या ये एरर देगा, बिल्कुल ये वही एरर देगा। अगर बीच में रखोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको उठाते हैं और ऊपर ले जाते हैं। स्विच केस में केस 1 से भी पहले डिफॉल्ट को डाल दें तो सबसे पहला अगर हमारा डिफॉल्ट हो तो उस केस में भी ये स्किप्ड बाय केस होने की वजह से सेम एरर देगा। तो आप इस चीज को बड़े ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में या आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं सी के, वहां पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस और आप गलत कराते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इफ एल्स से ये कैसे डिफर करता है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इससे पहले कि आज का मैं खत्म करूं, इस छोटी सी चीज को भी आपको बता देता हूं। आपने क्या देखा होगा इफ एल्स में कि आप जो है कंडीशन लिख सकते थे, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, राइट, एंड भी यूज कर सकते थे, बहुत सी चीजें कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आप सोचो कि हम कुछ कर पाए, राइट, यहां पर आप सोचो ग्रेटर देन 1 ऐसा कुछ कर पाए तो ये आपको नहीं करने देगा। यानी यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते हो जो कि इंटीजर हो सकती है या एक कैरेक्टर हो सकती है। यहां पर इस चीज को भी नोट कर लीजिए, ओनली एन इंटीजर और कैरेक्टर इज अलाउड। अगर आप यहां पे फ्लोट लेंगे ना, आप ये सोचें कि फ्लोट ले लें, ठीक है, और यहां पर परसेंटाइल f कर दें और इस फ्लोट को कराना चाहें तो आप जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे ना, आपका कंपाइलेशन फेल हो जाएगा। आप देखिए कंपाइलेशन में क्या मस्त एरर आया है, दिस कांस्टेंट एक्सप्रेशन हैज टाइप इंट इंस्टीड ऑफ रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट टाइप। यहां पर अगर आप इसको फ्लोट टाइप कर भी देते हैं 1.0 तो भी यहाँ पे 2.0 कर दें जैसे आपको चाहिए फ्लोट में, तो भी क्या होगा, ये आपको स्विच ए इसको ही नहीं करने देगा, इसको ही रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर स्विच एक्सप्रेशन ऑफ टाइप फ्लोट इज इलीगल, फ्लोट वैल्यू इलीगल है। तो यहां पर या तो आप इंट कर सकते हैं या फिर आप कैर कर सकते हैं। इंट का मैंने आपको दिखा दिया,
कैर का आप देख लीजिएगा अपने आप करके कि कैर किस तरीके से एक्सेप्ट होता है। उसमें ABCD एक्सेप्ट कराइएगा और प्रिंट कराइएगा, यू एक्सेप्टेड दिस दिस ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये चीज हो गई, हमारा ये काम खत्म हो गया। और अब इसमें एक चीज और है जो आपको जानने लायक है कि आपका कंडीशनल, अभी मैंने जो बताया उसके नोट्स कर लीजिए आप। कंडीशनल ऑपरेटर नॉट अलाउड। ठीक है, ये तो एंड, ग्रेटर देन, डबल इक्वल्स, ETC। आप समझते हैं ETC का मतलब, यहाँ पे जो बाकी के बचे हुए ऑपरेटर हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये दो चीजें आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में या कहीं पर भी जहां आप नोट्स लेते हैं। ठीक है, आप मेरे वीडियोस में मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर, क्योंकि यहां पर मैं सी को सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वो सारी चीजें कवर कर रहा हूं जो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगी। कहीं पर भी आप जाएंगे तो सी का एटलीस्ट फ्रेशर लेवल पे, या फिर फ्रेशर आप छोड़ दीजिए, इनफैक्ट अगर आप पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहते हैं तो किसी भी तरह के सी के इंटरव्यू में आप जाते हैं जहां पर कोर सी प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, वहां पे आप फेल नहीं होंगे अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है और ठीक से मेरे वीडियो समझे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा एक और इफ एल्स के साथ इसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। वो ये होता है कि इफ एल्स की तरह ये काम करता है, बिल्कुल इफ एल्स की तरह। ठीक है, ऐसा नहीं है, डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। अब एक पॉइंट नोट बता रहे हैं, इट्स नॉट अ जंप टेबल। ठीक है, ये कोई जंप टेबल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 2 दे दिया है ना तो सीधे सीधे वो यहां आएगा, ऐसा नहीं है। वो पहले 1 को चेक करेगा, अगर 1 नहीं है, आपने 2 दिया है तो 1 नहीं है तो इसको स्किप करेगा, 2 है तो इसको स्किप नहीं करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अगर 2 भी नहीं है, आपने 4 दिया है तो 3 तक जाएगा, फिर 4 तक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे इफ एल्स काम करता है ठीक उसी तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये केवल लिखने का एक अलग तरीका है, इफ एल्स का अल्टरनेट है ये, बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट ऑफ द स्पीड। ठीक है, इट्स नॉट इम्प्रूविंग द रन टाइम। ये रन टाइम आपका ठीक नहीं करता, कम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपका सीधे 2 पे चला गया, अगर 2 पे चला गया तो फिर रन टाइम अच्छा हो गया क्योंकि 1 को चेक नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 1 को चेक करता है, अगर 1 मैच नहीं कर रहा 2 पे जाता है, 2 मैच नहीं कर रहा 3 पे जाता है, नहीं मैच कर रहा 4 पे, फिर जो है ये यहाँ पे आता है। तो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपने यहाँ पर नोट किए हैं, प्लीज नोट देम डाउन, प्लीज कीप देम इन माइंड, और उसको बार बार दोहराइए। और जब भी आप प्रोग्राम लिखें तो इस तरह की चीजें बार बार आप करके देखिए। राइट, सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्शियरी ऑपरेटर्स के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर जिन्हें कहते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। वो इफ एल्स के अल्टरनेट होते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस, और अपने दोस्तों में प्लीज मेरी वीडियोस को बांटिए। प्लीज शेयर विद देम। ओके, थैंक यू।